हम वीरान इलाके से गुजर रहे थे जहां सिवाय बिखरे हुए पत्थरों और सूखी झाड़ियों के और कुछ नहीं था। दूर से रात के अंधेरे में रोशनियां नजर आने लगी थी। शेर खान ने कहा, हम मकान के करीब आ गए हैं। खालिद ने कहा, तुम्हारे मकान में भी खतरा होगा शेर खान, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तब शेर खान ने हमें बताया कि आज सुबह उसके मकान पर फौजी आए थे और उसके मकान की और इलाके के दूसरे मकानों की तलाशी लेकर चले गए हैं। अब वो हमारे इलाके में नहीं आएंगे, तुम लोग इत्मीनान से वहां छुप सकते हो। जब फौज शहर से निकल जाएगी तो यहाँ से भोपाल की तरफ चले जाना। शेर खान की ये दलील वजनी थी क्योंकि फौज जिस इलाके की एक बार तलाशी ले लेती है दोबारा उस तरफ नहीं जाती। शेर खान हमें अपने मकान में ले आया। अंधेरे में उसका मकान भूत की तरह लग रहा था। उसने डर के मारे बाहर का बल्ब भी रोशन नहीं किया था। बैठक में आकर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। शेर खान ने बैठक की बत्ती रोशन करने की बजाय सिर्फ मोमबत्ती रोशन कर दी और कहा, ऊंची आवाज में बात भी न करना, एहतियात लाजमी है। मैं तुम्हारे लिए खाने को लाता हूँ। वो खाने का थैला तो उन पहाड़ियों में ही रह गया है। वो हमारे लिए थोड़े से बचे हुए चावल और चाय ले आया। हमने चावलों पर चीनी डालकर उन्हें खाया, फिर चाय पी तो जिस्म को कुछ सुकून नसीब हुआ। हम वहीं चटाई पर लेट गए। अपने अपने पिस्तौल और कमांडो चाकू हमने चटाई के नीचे छुपा दिए थे। काफी देर तक हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे, फिर मोमबत्ती बुझाकर सो गए। मैं गहरी नींद में था। किसी ने मेरे बाजू को जोर जोर से हिलाया। जल्दी उठो। ये शेर खान था। वो सख्त घबराया हुआ था। उसने कमांडो खालिद को भी जगा दिया। वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ शेर खान? शेर खान बंद खिड़की की दर्ज में से बाहर देख रहा था। खौफ से खुश्क आवाज में बोला, मारे गए खालिद भाई, फौजी हमारे मकान की तरफ आ रहे हैं। हम उठकर जल्दी से खिड़की के पास आ गए। खिड़की की दर्ज में से मैंने बाहर देखा। दिन की रोशनी में शेर खान के मकान के बिल्कुल सामने एक फौजी ट्रक खड़ा था और 6-7 गुरखा फौजी स्टेन गन्ने सीधी किए बिल्कुल अटैक करने की पोजीशन में शेर खान के मकान की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। गुरखा फौजी दरवाजा तोड़कर बैठक में दाखिल हो गए। उन्होंने अंदर आते ही हमें काबू कर लिया और कमरे की तलाशी लेने लगे। चटाई के नीचे हमारे दोनों ऑटोमेटिक पिस्टल और कमांडो चाकू बरामद हो गए। हमारे कमांडो होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। गुरखा फौजी हमें लाते और घूंसे मारते बाहर ले आए और फौजी ट्रक में डालकर हमारे हाथ पीछे बांध दिए। फौजी दस्ते का कमांडर हाथ में पिस्तौल लिए चीख चीख कर ऑर्डर दे रहा था। ट्रक में जो फौजी हमें दबोच कर बैठे हुए थे उन्होंने हमारे सर नीचे दबाए हुए थे। मैं, कमांडो खालिद और शेर खान उस वक्त ऐसी हालत में थे कि सिवाय मार खाने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रक किसी नामालूम फौजी कैंप की तरफ चल पड़ा। खुदा जाने किसी ने मुखबरी कर दी थी या फौज को किसी वजह से शक पड़ गया था कि कमांडो इसी मकान में छुपे हुए हैं। बहरहाल हम पर मुसीबत नाजिल हो गई थी। हम फंस गए थे और खुदा की जात ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती थी। ट्रक द्वारका की नीम पहाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर उछलता हुआ दौड़ता चला गया। हमारे सर नीचे थे। हमें सर उठाकर देखने की इजाजत नहीं थी। फौजी ट्रक एक तरफ घूमा और फिर आहिस्ता होते होते रुक गया। हम तीनों को, यानी मुझे, कमांडो खालिद और शेर खान को गुरखा फौजियों ने घसीटकर ट्रक से बाहर निकाला। मैंने नजर बचाकर देखा, ये कोई फौजी कैंप नहीं लगता था। एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारें बारिशों की वजह से काली हो रही थी। खपरेल की ढलवान छत पर सिर्फ एक डंडा लगा था। कोई झंडा उसके साथ नहीं था। 4 गुरखे हमें घसीटते हुए इमारत की दूसरी मंजिल में ले आए। लंबी राहदारी थी जिसमें 7-7 कोठरियों के दरवाजे थे। गुरखे एक एक कोठरी खोलकर हम में से एक को अंदर धकेलते जाते। एक गुरखा कोठरी को बाहर से ताला लगा देता। मुझे भी एक कोठरी में जोर से धक्का दिया गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरी कोठरी के बाहर भी ताला लगा दिया गया। मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। मेरे दोनों हाथ रस्सी से पीछे बंधे थे। मैंने कोठरी का जायजा लिया। वहां कुछ भी नहीं था। ये काल कोठरी लगती थी। फर्श की ईंटें उखड़ी हुई थी। कोई खिड़की नहीं थी। सिर्फ एक रोशनदान था जिसमें से अबरालूद दिन की फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। जाहिर है उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझे दौरा पड़ जाए और मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार करके रोशनदान में से बाहर निकल जाऊं। मैं रोशनदान को गौर से देखने लगा। अजीब बात थी, रोशनदान का आधा शीशा टूटा हुआ था। उसमें लोहे की सलाखें नहीं लगी थी। मेरे साथ वाली कोठरी में कमांडो खालिद था। उसे मैंने कोठरी में दाखिल होते देख लिया था। इससे पहले कोठरी में शेर खान बंद था। रोशनदान ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली थी। ये मुस्ततील रोशनदान था। रोशनदान का लकड़ी का चौखटा
पट्टा एक तरफ से झुका हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी जरूर थी कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था, लेकिन रोशनदान फर्श से 10-11 फुट बुलंद था और उस तक पहुंचने का वहां कोई जरिया नहीं था। मेरा वहां क्या हशर होने वाला था, बल्कि हम तीनों का क्या हशर होने वाला था और हमारे साथ जो वहशियाना सलूक होने वाला था उसका मुझे पूरा एहसास था। पिस्तौल और चाकू फौज ने बरामद कर लिए थे। हम लाख अपनी बेगुनाही के बयान देते, किसी ने उन पर एतबार नहीं करना था। काफी वक्त गुजर गया था। बाहर फौजी बूटों की ठक ठक सुनाई दी। दरवाजा खुला और एक फौजी अफसर 2 गुरखा सिपाहियों के हमरा अंदर आया और मेरे सर पर खड़ा होकर अंग्रेजी में मुझे उसने गाली दी। फिर जोर से मुझे ठुड्डा मारा और कहा, तुम्हारे बाकी साथी द्वारका में कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं काठियावाड़ में पुरानी किताबों का धंधा करता हूँ। द्वारका में अपने वाकिफ भाई बंद के यहाँ कारोबारी सिलसिले में आया हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम हिंदू हो? मेरा मुसलमान होना एक सेकंड में साबित हो सकता था, चुनाचे मैंने कह दिया, मैं मुसलमान हूँ मगर मैं भारतीय शहरी हूँ। आप लोगों को गलती हुई है, मैं बेगुनाह हूँ। ये भारतीय फौजी अफसर कैप्टन रैंक का था। उसके कंधे पर 3-3 फूल लगे हुए थे। वो इंडियन आर्मी की कमांडो फोर्स की वर्दी में था। उन लोगों से मेरा जिंदा बच निकलना नामुमकिन लगता था। अब मुझे कोई मौजज़ा ही बचा सकता था। भारतीय कैप्टन ने मुझे एक और ठुड्डा मारा और गाली देकर पूछा, पाकिस्तान से तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग आए थे? मैंने कहा, जनाब मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। फौजी कैप्टन ने गुरखों को इशारा किया। उन्होंने मुझे ब्रेन गन्नों के बट्टों से बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। मैं कहां तक बर्दाश्त करता। दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा और मुझ पर जब गशी की हालत तारी होने लगी तो फौजी कैप्टन पंचों के बल मेरे करीब होकर बैठ गया और मेरे सर के बालों को पकड़कर मेरे सर को 2-3 झटके दिए, गालियां दी और कहा, देखो हमें तुम लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। हमें ये भी मालूम है कि तुम्हारे साथ 4 और पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। अगर तुम हमें उनके बारे में बता दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने एक ही रट लगाई रखी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। इन गुरखों ने मुझे इस कदर जदोकोब किया कि वाकई मैं नीम बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गया। भारतीय कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ कोठरी से चला गया। मुझे कोठरी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने की आवाज आई। दर्द की शिद्दत से मेरा पूरा जिस्म इस तरह दुख रहा था जैसे किसी ने मुझे रुई की तरह धुनक डाला हो। मैं उसी तरह फर्श पर एक तरफ को पड़ा रहा। मेरे हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। न जाने मैं कब तक नीम बेहोशी के आलम में आंखें बंद किए पड़ा रहा। जब जरा होश आया और बदन का दर्द जरा कम होने लगा तो मैंने आंखें खोल कर देखा। मेरी नजरें सीधी रोशनदान पर पड़ी। मेरी निजात का सिर्फ यही एक जरिया नजर आ रहा था, मगर मेरे और रोशनदान के दरमियान नामुमकिनात की एक गहरी खलीज हायल थी। मेरी पसलियां सख्त दर्द कर रही थीं और उनमें से टीसें उठ रही थीं। एक बार इतनी शदीद टीस उठी कि मेरे मुंह से बेख्तियार या अल्लाह निकल गया और मैंने अपने घुटने पेट के साथ लगा दिए। शदीद दर्द की दूसरी टीस उठी तो मैं वाकई बेहोश हो गया। मुझे कोई होश न रहा। इन गुरखे फौजियों ने मुझे बड़ी बेदर्दी से पीटा था। ये अभी इब्तिदा थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के कसाई आगे चलकर मेरा क्या हाल करने वाले हैं। मैं बड़ी देर तक बेहोश रहा क्योंकि जब मैंने आंखें खोली तो मुझे रोशनदान दिखाई न दिया। कोठरी में भी अंधेरा छाया हुआ था और रोशनदान में भी अंधेरा था। इसका मतलब था कि बाहर रात पड़ चुकी थी। मेरी पसलियां अब उतनी दर्द नहीं कर रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने बाहर की तरफ कान लगा दिए। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दीवारें अंधेरे में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद सामने वाली दीवार के ऊपर रोशनदान के चौखटे की फीकी सी रोशनी उभरती नजर आई। मैं टिकटिकी बांधे रोशनदान को देख रहा था। बाहर फौजी बूटों की आवाज गूंजी। फिर दरवाजा खुला। किसी ने दीवार पर लगे बटन को दबा दिया। कोठरी में बल्ब की रोशनी फैल गई। 2 गुरखे फौजी नजर आए। एक ब्रेन गन लिए दरवाजे में ही खड़ा हो गया। दूसरे फौजी ने आगे बढ़कर मेरे आगे एक मग रखा और मेरे हाथों की रस्सियां खोल दी। उसके बाद दोनों चले गए। हाथों की रस्सियां खुल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने मग को उठाकर देखा। पतले सुर्ख रंग के शोरबे में रोटी भिगोई हुई थी। मैंने एक लुकमा मुंह में डाला। रोटी जली हुई थी। शोरबा भी फीका था, मगर उस वक्त मुझे भूख लगी हुई थी। मैं सब कुछ खा गया। खाने से मेरे अंदर थोड़ी ताकत आ गई। मैं रोशनदान से फरार की तरकीबें सोचने लगा। हमें कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इस किस्म के हालात में फंस जाने के बाद कई तरकीबों की मश्क कराई जाती थी। इनमें एक तरीका हमारा इंस्ट्रक्टर बताया करता था कि अगर तुम दुश्मन की कैद में फंस जाओ और दुश्मन
दुश्मन तुम्हें ऐसी जेल में डाल दे जिसमें एक ही रोशनदान हो और बाकी कुछ ना हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। उस वक्त सारी तरकीबें मुझे बेकार लग रही थी। यही बड़ी गनीमत थी कि मेरे हाथ खुल गए थे। सारी रात गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। वही भारतीय कैप्टन दोबारा कोठरी में आ गया। उसने मुझसे सरसरी सी पूछगिछ की। मैंने अपनी बेगुनाही का बयान दोहराया। भारतीय कैप्टन ने मुझे गालियां दी, घूंसे और ठुड्डे मारे और अपने सिपाहियों के साथ वापस चला गया। मैंने अंदाजा लगा लिया कि इन लोगों ने असल में मुझे किसी और टॉर्चर सेल में ले जाना है, जहां मुझ पर असल तशद्दुद शुरू होगा और जहां फौजी इंटेलिजेंस के बड़े बड़े बेरहम कस्साब भी मौजूद होंगे। किसी वजह से मुझे अभी इस पुरानी इमारत में ट्रांजिट की पोजीशन में रखा हुआ था। मैं इस मोहलत से फायदा उठाना चाहता था और मेरा जहन बड़ी तेजी से वहां से फरार की तरकीबों पर गौर करने लगा। कोठरी का बल्ब दिन के वक्त भी चलता रहता था, उसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। मैं बड़े गौर से रोशनदान वाली दीवार को देख रहा था। मुझे एक जगह से दीवार कुछ उभरी हुई दिखाई दी। मैं आहिस्ता से चलकर दीवार के करीब आ गया। दीवार में एक जगह से ईंट का कोना जरा सा बाहर निकला हुआ था। मैंने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। कोठरी चूंकि बाकायदा किसी जेल की कोठरी नहीं थी, इसलिए उसमें कैदी को देखते रहने के लिए सलाखदार चौखटा नहीं था। दरवाजा बंद था। न मैं बाहर पहरा देते गुरखे को नजर आता था, न मैं उसे देख ही सकता था। मैंने ईंट के कोने को जरा हिलाया। ईंट अपनी जगह पर कायम रही। मैंने जरा जोर से एक तरफ दबाया तो उसमें से सीमेंट उखड़ कर नीचे गिर पड़ा। मैं जल्दी से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से जोर से धड़कने लगा था। किसी गैबी ताकत ने मेरे कान में सरगोशी कर दी थी। करमदाद, तुम यहाँ से फरार हो सकते हो। कुछ देर में उसकी जगह पर बैठा रहा, फिर उठा और दीवार के पास जाकर उसको हाथ से टटोला। ऊपर भी एक जगह से दीवार थोड़ी सी अंदर को हो गई थी। लगता था कि कभी यहाँ से कोई ईंट पत्थर उखड़ा होगा जिसको गारे से भर दिया गया था। मैंने उसे नाखूनों से कुरेदा तो वहां से भी मिट्टी झड़ने लगी। मुझ पर एक अजीब सी हैजानी कैफियत तारी हो गई और मैं जल्दी से दीवार से हटकर फर्श पर बैठ गया। मेरी हालत उस परिंदे की थी जिसने पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ देख लिया हो। अगर किस्मत ने साथ दिया और मेरी कोशिश बराबर हुई तो मैं रोशनदान तक पहुंच सकता था। मेरी निगाहें रोशनदान का जायजा ले रही थी। उसके टूटे हुए शीशे वाली जगह से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। अगर किसी तरह मैं रोशनदान का चौखटा उखाड़ने में कामयाब हो जाऊं तो रोशनदान में से निकल सकता था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि दीवार की दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ फौज का कैंप भी हो सकता था। दूसरी तरफ कैंप का अहाता भी हो सकता था जहां रात को गुरखा सिपाही पहरे पर मौजूद हो, और दूसरी तरफ कोई वीराना भी हो सकता था। लेकिन मैंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ रोशनदान तक पहुंचकर चौखटे को उखाड़ने के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ चाहे मौत मुंह खोले क्यों न खड़ी हो, मुझे हर हालत में दूसरी तरफ छलांग लगानी थी। लेकिन इसके लिए रोशनदान तक पहुंचना और फिर बगैर आवाज पैदा किए उसके चौखटे को उखाड़कर दूसरी तरफ गिराना शर्त अव्वल थी। मैं बाहर रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये सारा काम रात के वक्त ही हो सकता था। मैंने गुज़श्ता रात को जब मेरी कोठरी में बल्ब रोशन नहीं था, ये देख लिया था कि रोशनदान की दूसरी तरफ से किसी जलते हुए बल्ब वगैरह की रोशनी नहीं आ रही थी। अगर दीवार की दूसरी जानिब करीब करीब कोई बल्ब रात को रोशन होता तो रोशनदान में से उसकी रोशनी जरूर नजर आ जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि दीवार की दूसरी जानिब रात को अंधेरा होता है और वहां दीवार के साथ कोई बल्ब नहीं जलता। रात हो गई। कल वाले दोनों गुरखा सिपाही मेरे लिए पतले बदजायका शोरबे में भिगोई हुई रोटी वाला मग लेकर आए और मेरे आगे इस तरह रखा जिस तरह कुत्ते के आगे उसका रातिब रख जाता है। दोनों ने गुरखा जबान में आपस में कोई बात की। फिर एक गुरखे सिपाही ने मेरी गर्दन पर गन की नाली लगाकर कहा, खा ले राशन, आज का दिन है, कल तेरा ऑपरेशन होगा साले। दोनों हंसते हुए कोठरी से निकल गए। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे यहाँ से किसी फौजी यूनिट के असली टॉर्चर सेल में ले जाने वाले हैं। इस कोठरी के अंधेरे में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे चुकी थी। मैं फरार की एक कोशिश जरूर करना चाहता था। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फौजी कैंप के किसी टॉर्चर सेल से फरार हो सकूंगा। मैंने पतले शोरबे में भिगोई हुई रोटी खा ली और घुटने छाती से लगाकर फर्श पर इस पोजीशन में बैठ गया कि मेरी आंखें रोशनदान की तरफ लगी हुई थी, जिसमें से दिन की रोशनी धुंधले गुबार की शक्ल में अंदर आ रही थी। मुझे इस रोशनी के गायब होने का इंतजार करना था। मैंने कान बाहर की तरफ लगा लिए। बाहर कुछ देर तक गुरखे फौजियों के बातें करने की आवाज आती रही। फिर एक फौजी के भारी बूटों की आवाज कुछ दूर जाकर गुम गई। कोठरी के बाहर अब सिर्फ एक ही सिपाही गार्ड ड्यूटी पर था। काश रात जल्दी आ जाए, अंधेरा छा जाए और मैं फरार की कोशिश कर सकूं। एक प्लान पूरे का पूरा मेरे दिमाग
में आ चुका था। वो काबिल अमल भी था और नाकाबिल अमल भी। मेरी कामयाबी के चांस सिर्फ 5% थे, लेकिन मेरे अंदर भारतीय फौज की जिल्लत आमेज कैद से फरार का जज्बा 100% से भी बढ़कर बेदार हो चुका था। उस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर दीवार चीन भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं उसे फलांग सकता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता चला गया। रोशनदान पर दिन की रोशनी का गुबार फीका होते हुए गायब हो गया। बाहर एक और फौजी आकर बातें करने लगा। फिर दरवाजा खुला, बाहर रोशनी थी। मैंने 2 फौजी देखे। एक ने अंदर झांक कर मुझे देखा और उसके साथ ही दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। चंद सेकंड के बाद भारी फौजी बूटों की आवाज गैलरी में बुलंद हुई और दूर जाकर गायब हो गई। शायद गार्ड की बदली हुई थी। दिन वाले गुरखे फौजी की जगह कोई दूसरा फौजी ड्यूटी पर आ गया था। मैंने रोशनदान की तरफ देखा। रोशनदान के बाहर अंधेरा था। कोठरी में जो बल्ब जल रहा था उसकी मध्यम रोशनी में रोशनदान का चौखटा एक तरफ को झुका हुआ साफ नजर आ रहा था। मैंने कुछ वक्त और गुजार दिया। जब बाहर गहरी खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से उठकर दीवार के पास आ गया। जिस जगह से ईंट का कोना बाहर को निकला हुआ था उसको जरा सा खुरचा। सीमेंट जहां भुरभुरा था और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो मेरे हाथ में गिरने लगा। मैंने 2 गज ऊपर उसी सीध में दीवार पर उस जगह को कुरेदा जहां सुराख को मिट्टी से लेपा हुआ था। वहां से भी मिट्टी झड़ने लगी। इस सुराख से रोशनदान 3 गज के फासले पर था। अगर किसी तरह मेरा पांव ईंट के कोने पर जम जाए और सुराख वाली मिट्टी खुरचने के बाद वहां मेरा हाथ जम जाए तो मैं दूसरे पांव को ऊपर करके थोड़ा सा उछल कर रोशनदान के धाने को पकड़ सकता था। यही मेरा प्लान था और इसके सिवा दूसरा कोई चारागार भी नहीं था। मैंने जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। नीचे वाली ईंट का कोना इतना बाहर निकल आया कि मैं उस पर एक पैर जमा सकता था। अब मैंने दोनों हाथों से ऊपर वाली मिट्टी को खुरचना शुरू कर दिया। मेरे अंदर वहशी जानवरों वाली ताकत पैदा हो गई थी। थोड़ी देर में वहां भी थोड़ा सा शिगाफ दीवार में नमूदार हो गया। अब मैंने ऐसा किया कि अपना बायां पांव ईंट पर जमाया, बाएं हाथ से ही दीवार के शिगाफ को पकड़ा और दाएं पांव को फर्श पर पूरी तरह जमा कर जितनी मेरे अंदर ताकत थी उसको पूरी तरह अमल में लाते हुए अपने आप को इतनी जोर से उछाला कि मेरा दायां हाथ हैरत अंगेज मौजज़े के साथ रोशनदान के चौखटे पर पड़ चुका था। मैंने अपना बायां हाथ छोड़ा और छोड़ने के साथ ही बायां हाथ भी रोशनदान के किनारे पर डाला और उसको मजबूती से पकड़ लिया। अब मेरे दोनों हाथ रोशनदान के किनारों पर मजबूती से जमे हुए थे और एक पांव ईंट के कोने पर था। मेरा सांस फूल गया था, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला था। एक तरफ जिंदगी थी, दूसरी तरफ मौत थी। मुझे हर हालत में जिंदगी की तरफ जाना था। मेरे अंदर जिंदा रहने और फरार होने की ख्वाहिश एक जबरदस्त ताकत का रूप इख्तियार कर चुकी थी। मैंने दूसरी बार अपने जिस्म को पूरी ताकत के साथ ऊपर को उछाला और मेरा घुटना रोशनदान में पड़ गया और मैंने उसके साथ ही अपनी टांग रोशनदान के दूसरी तरफ निकाल दी। रोशनदान का चौखटा चरचराया और दरमियान में से उसकी लकड़ी टूटकर दूसरी तरफ गिर गई। मैं वहीं साकित हो गया। दूसरी तरफ लकड़ी के गिरने की आवाज नहीं आई थी। शायद दूसरी तरफ नीचे घास या झाड़ियां वगैरह थीं। इससे मुझे हौसला हो गया। रोशनदान के दरमियान में से लकड़ी के टूटकर गिरने से वहां काफी जगह बन गई थी। मुझे अब रोशनदान का चौखटा उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने दोनों कंधे और सर रोशनदान से बाहर की तरफ निकाल दिए। दूसरी तरफ अंधेरा था। मैंने टांगों को अंदर से खिसका कर बाहर निकाला और या अल्लाह तेरा आसरा कहकर रोशनदान की चौखट से अपने आप को नीचे गिरा दिया। मैंने कमांडो तरबियत के मुताबिक अपने आप को इस तरह गिराया था कि मैं नीचे पहुंचने से पहले एक कलाबाजी लगा लूं। इसकी हमें खास तरबियत दी जाती थी कि अगर दूसरी मंजिल से नीचे मैदान में छलांग लगानी हो तो जिस्म को पूरा फैला कर नीचे न कूदो। इस तरह से तुम्हारी रफ्तार भी तुम्हारे जिस्म के बोझ के साथ शामिल हो जाएगी और जब तक तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हारा वजन 4 गुना बढ़ चुका होगा। अगर रास्ते में एक कलाबाजी लगाओगे तो नीचे गिरते वक्त जिस्म का वजन नीचे गिरने की रफ्तार से मिलकर सिर्फ 2 गुना ही होगा। मैंने वैसा ही किया। नीचे गिरते वक्त मैंने अपना सर पीछे कर लिया और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि मैं पंजों के बल गिरूं, मगर मैं एक बहुत घनी झाड़ी में गिरा। मैंने अपने घुटने ऊपर उठा रखे थे और इस तरह जमीन पर गिरा जिस तरह खरगोश जस्त लगाने के बाद पहले अपने अगले पंजों पर गिरता है। गुंजान झाड़ियों ने मुझे 2 फायदे दिए। एक तो मेरे गिरने की आवाज कम हुई, दूसरे मेरे जिस्म को कोई चोट न लगी। तरबियत के मुताबिक मैंने गिरते ही अपने आप को लुढ़का दिया था। झाड़ियों की नोकीली शाखों ने मेरी गर्दन और कोहनियों को जगह जगह से मामूली जख्मी कर दिया था, मगर अफरा तफरी में मुझे कोई होश नहीं था।
झाड़ियों में गिरते ही मैं वहीं दुबका रहा और शाखों में से सर निकाल कर माहौल का जायजा लिया कि मैं कहां पर हूं। ये चूंकि कोई फौजी कैंप वगैरह नहीं था, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं, एक पुरानी इमारत थी जिसे आर्जी तौर पर यानी द्वारका में हंगामी सूरत हाल पैदा होने की वजह से फौज ने फौजी क्वार्टर गार्ड में तब्दील कर दिया था। इसलिए इस इमारत का पिछवाड़ा बिल्कुल वीरान था और कोई चार दीवारी वगैरह भी नहीं थी। अंधेरे में दरख्तों के स्याह झाड़ से दिखाई दे रहे थे। मैंने झाड़ियों से निकलकर दरख्तों की तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में कई जगह मेरा पांव पत्तों और पत्थरों पर से फिसला, मगर मैं रुके बगैर दौड़ता चला गया। दौड़ लगाने की मुझे बड़ी मशक थी। आर्मी से सुबकदोश होने के बाद भी मैं ढाके में कभी कभी दौड़ लगाने या जॉगिंग करने निकल जाया करता था, मगर उस वक्त मैं जॉगिंग नहीं कर रहा था, बल्कि इस तरह दीवाना वार दौड़ रहा था जैसे मेरे पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए हों। अंधेरे में जिस तरफ से जरा धुंधली सी रोशनी और खुली जगह दिखाई देती, मैं अपना रुख उस तरफ कर लेता। एक खाई आ गई जिसमें पत्थर बहुत थे। मैं उसमें उतर गया और पत्थरों पर से उछल उछल कर जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़कर खाई से बाहर निकल गया। सिर्फ समत का मुझे अंदाजा था कि मैं जुनूब मशरिक की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।